आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 53वें भाग वीरों के दल बादल को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देखते ही देखते वीरों के दल बादल पाटन में आने लगे। भृगु कच्छ के दद्दा चौलुक, कच्छ के कमाल लाखाड़ी, कीर्तिगढ़ के केसर मकवाणा आदि सामंत भायात अपनी अपनी सैन्य लेकर पाटन में आ जुटे। जूनागढ़ के राव तो पहले ही से जमे थे। द्वारिका, बांसवाड़ा और दमन से आबू पर्यंत छोटे बड़े सरदार, योद्धा, सैनिक तथा कच्छ, लाट, सोरठ, श्रीमाल, गुजरात और कोंकण के धर्मवीर अपनी अपनी तलवार धर्म को अर्पण करने आ जुटे। इस समय पाटन में अनोखा दृश्य था। एक ओर पाटन के नगरजन घर बार छोड़कर बाहर जा रहे थे, दूसरी ओर देश देश के योद्धा शस्त्र बांध युद्ध उमंग में हुंकार भरते पाटन आ रहे थे। अब अधिक समय नष्ट करना ठीक न समझ दामोदर मेहता ने राजगढ़ में दरबार की घोषणा कर दी। छोटे बड़े सब ने इस दरबार में भाग लिया। दरबार में सर्वसम्मति से वल्लभदेव को गुजरात के अधीश्वर की पाग बंधाई गई तथा उनके नाम की प्रशस्ति गाई गई। राज्य के प्रमुख जनों को एवं राजकारबारियों को एवं नगरजनों को दानमान से सत्कृत करके दरबार की औपचारिक कार्रवाई समाप्त कर डाली गई। बूढ़े सन की महाराज चामुंड राय को किसी ने याद भी नहीं किया। दरबार की समाप्ति पर उसी रात गुप्त मंत्रणा सभा बैठी, जिसमें सभी राजपुरुष और राजअतिथि उपस्थित हुए। दामोदर मेहता ने वार्ता प्रारंभ की। उसने एक बार चारों ओर दृष्टि डाली और कहा, आज हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं। हम चारों ओर शत्रुओं से घिरे हैं। हमारे घर में छिद्र हैं और एक प्रबल शत्रु हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को विध्वंस करने आ पहुंचा है। पाटन की एक निष्ठा है, पहले धर्म और पीछे राजसत्ता। अब हमें एक पथ निर्धारित करना है, जिससे राजनीति घरु शत्रुओं पर और तलवार धर्म शत्रुओं पर प्रयुक्त हो। इसी पर हमारी विजय निर्भर है। निस्संदेह ऐसा ही है। भस्मांक देव ने गंभीर मुद्रा से कहा। तो प्रथम मालव पर विचार करना चाहिए। उसके संबंध में आप क्या कहते हैं देव? आपने वहां क्या देखा? केवल एक बात, मालव की सामर्थ्य अपार है और अशक्ति निस्सीम। इसका क्या अर्थ है? राव नवधन ने आश्चर्य मुद्रा से कहा। भस्मांक देव ने कहा, महाराज, पाटन मालव के सामने नगण्य है। पाटन की महत्ता महाराज मूलराज देव तक ही सीमित है, परंतु मालव में परंपरा की महत्ता है। महाराज मुंज, उनके पिता, भाई सिंधुराज और आज के मालवपति भोजराज, इन सब की अपनी महती निष्ठा है। मालव में वीर हैं, विद्वान हैं, वीरांगना है, विशाल गज सैन्य है। ये हुई अपार सामर्थ्य। अब निस्सीम अशक्ति कैसी है वो भी कहिए। दामोदर ने गंभीर मुद्रा में कहा। कहता हूं, विद्या, वीर और वारांगना, इन तीनों का संगम ही मालव की निस्सीम शक्ति है। जब भी उसका पतन होगा, इसी त्रिपुटी के द्वारा। ये कैसी बात? राव ने भौहें से कोड़कर कहा। वो योद्धा इस चाणक्य की गहरी राजनीति नहीं समझा। महाराज, मालवा में वारांगनाओं का प्रामुख्य है। वीर और विद्वान दोनों ही उनके उपासक हैं। इसी में मालव राज का पतन है। और पाटन? भीमदेव ने प्रश्न किया। पाटन का प्रश्न तो एक स्वप्न है, जिसे सच्चा किया जा सकता है, परंतु उसके लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। कुमार, तुम्हारा गौरव ही पाटन की सामर्थ्य है। वह अभी तक प्रच्छन्न है, अब उसके प्रकट होने का काल है। भस्मांक देव ने स्नेह प्रेरित स्वर में ये शब्द कहे और फिर मंद मुस्कान बिखेरते हुए उनकी ओर देखा। सोरठ का राव ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने अपनी तलवार ऊंची करके कहा, उसके लिए तो ये तलवार भी है। ठीक है, तलवार धर्म शत्रु के लिए और केवल राजनीति घरु शत्रुओं के लिए
हमें ये सूत्र नहीं भूलना है। मेहता ने कहा। हाँ हाँ, भस्मांक देव ने मग्न भाव से कहा। मेहता, मालव से तुम निश्चिंत रहो, मालव पाटन पर दृष्टि नहीं डालेगा। सो कैसे? राव ने आश्चर्य से कहा। ये ब्राह्मण उसका पक्का बंदोबस्त कराया है। बड़ा काम हुआ देव, परंतु किस प्रकार? मेहता ने प्रशंसा की दृष्टि भस्मांक देव पर डाली। भस्मांक देव ने हंसकर कहा, मुझे कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। मालवराज तो राजधानी में थे ही नहीं, मेदपाट में थे। मुझे केवल नाटिका का आयोजन करना पड़ा। उसमें मालव के सब नामांकित विद्वान और साहूकार आमंत्रित किए गए। मुंज की विधवा महारानी कुसुमावती भी पधारी। नाटिका में तैलपराज का एक अभिनय हुआ। उसमें तैलपराज ने मालवराज मुंज के सिर काटने का गर्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इस पर कुछ पात्रों ने मालव की धर्षणा की। बस इतने ही से काम हो गया। महारानी ने क्रोध में आकर उसी क्षण कहा, नाटिका तुरंत बंद कर दी जाए और मालव की गजसेना इसी क्षण तैलब पर चढ़ाई करे। महारानी के स्वभाव से मैं परिचित था। मैंने यही आशा कर रखी थी और ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि मालव के सब पंडितगण और नागरिक इसका अभिनंदन करें। सो ऐसा ही हुआ। अब मालवराज ने भी अनुमति दे दी है। मालव गजसैन्य को मैं तैलपराज पर अभियान करता छोड़ आया हूं। सौरठ कराव प्रसन्नता का हाथ हंसा। दामोदर ने संतोष की सांस ली। कुमार भीमदेव ने कहा, अब नांदोल? वहां की सूचना स्थान पुरुष ने मुझे दी है। महाराज धर्म गजदेव और सपाद लक्ष्य के अतर्कित पतन से वो विमूढ़ हो गया है। आमेर के दुर्लभ राय की नीति पर चलकर उसने अमीर से युद्ध करने का खतरा नहीं उठाया। इससे उसकी सैन्य शक्ति तो वैसी ही है, परंतु अमीर ने नांदोल को भूमिसात कर दिया है और अब उसे इसी को बसाने में 10 वर्ष लग जाएंगे। धन भी अपार खर्च होगा। फिर अभी उसे वापसी में अमीर का भय है, इसलिए अभी उधर से हम निश्चिंत रह सकते हैं। दामोदर मेहता ने विवेचना की। महाराज वल्लभदेव ने कहा, लेकिन आबू चंद्रावती पर तो हमें तुरंत ही अधिकार कर लेना चाहिए। निस्संदेह राजा और युवराज राजधानी में नहीं है। राजा मालवराज के पास है और युवराज नांदोल के राजकुमार के पास। अमीर से वे आश्वस्त हैं ही, इससे वे अभी मालवराज और अनहिल राय का सानिध्य छोड़ इधर नहीं आएंगे। परमार ने हमें ना राजस्व दिया है ना सहायता, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि चंद्रावती पर तुरंत अधिकार कर लिया जाए और मंत्रीश्वर वहां के दंडनायक होकर जाएं। परंतु विमल के बिना हमारा दाहिना हाथ ही भंग हो जाएगा। भीमदेव ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दाहिनी भुजा तो चंद्रावती ही है। बिना मंत्रीश्वर के वहां गए निस्तार नहीं है। मेहता ने बल देकर कहा, क्या अमीर से वहीं लोहा लेना होगा? राव ने पूछा। ना, अमीर को छेड़ने का कोई काम नहीं है। मंत्रीश्वर परमार की संधि की आन रख उसे चला आने दे। अमीर ऐसी अवस्था में है कि इस भीतरी परिवर्तन पर उसका ध्यान न जाएगा। दुर्लभ राय ने अरावली की उपत्यका में अमीर को दुर्गम घाटियों में फंसा रखा है। अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर वो गहरी विपत्ति में दुर्गम वन में फंसा है। मेहता ने जवाब दिया। इस पर महाराज वल्लभदेव ने कहा, परंतु वहां उसकी समाप्ति तो होगी नहीं। हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ये तो है ही, इसी से मैंने कहा मंत्रीश्वर आबू में बैठकर परमार और अमीर दोनों पर गृध्र दृष्टि रखें। क्या जाने अमीर की वापसी पर चंद्रावती में ही निर्णायक युद्ध हो। दामोदर ने गंभीरता से कहा, यह बहुत संभव है। ये तो ठीक ही कहा है। भस्मांक देव ने समर्थन किया। दामोदर के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। विमल शाह का आबू जाना निश्चित हो गया। अब सिंधुपति हुम्मकदेव? महाराज वल्लभदेव ने कहा। तुमने कहा था मेहता, वो तो सीधी तलवार से बात करना है ना? भीमदेव ने कहा। हाँ महाराज, तो उस पर मेरी ये तलवार है। कीर्तिनगर के केसर मकवाड़ा ने जोश में आकर कहा, गजनी के दैत्य के आने के पहले ही मैं हुम्मकदेव की तलवार 2 टूक करके सोमनाथ पट्टन में आपकी सेवा में आ उपस्थित होऊंगा। जूनागढ़ के राव ने हुंकृति की। अब ठीक हुआ। दामोदर ने संतोष की सांस ली। अब पाटन? पाटन और उसकी राजनीति को मेरे ऊपर छोड़िए। मैं वचन देता हूं, पाटन की एक ईंट की भी क्षति नहीं होगी, एक दम भी खर्च नहीं होगा, एक मनुष्य की भी प्राणहानि नहीं होगी। मुझे केवल भस्मांक को दे दीजिए। अब तक चुप बैठे महासंधि वैग्रहिक चंद्र शर्मा ने स्थिर स्वर से कहा। मेहता ने कहा, मैं भी आप ही के साथ हूं। ना, तुम परछाई की भांति कुमार भीमदेव के साथ रहो और कुमार को प्रभास पट्टन की सम्मिलित धर्म सैन्य का सेनापति नियत करो। उनका रक्षण और नीति संतुलन मेहता तुम्हें करना है।
चंद्र शर्मा ने कहा। ऐसा ही हो, अब मैं क्या करूं? महाराज वल्लभदेव ने कहा। महाराज, आप प्रच्छन्न रूप से राधनपुर में विराजिए। आपकी सुरक्षा की मैं व्यवस्था करूंगा। क्या पाटन के संबंध में और कुछ विचार यहां होगा? नहीं, चंद्र शर्मा ने संक्षेप में कहा। तो उन राजबंदी और अपराधियों की बात ही रह गई। राजवध की चेष्टा और राजविद्रोह के दो भारी भारी अभियोग इन पर हैं। महारानी दुर्लभ देवी को बंदी करके दामोदर किसी गुप्त स्थान पर भेज दें। अन्य अपराधियों को प्राणदंड दे दिया जाए। कुमार दुर्लभदेव के संबंध में फिर निर्णय होगा। अभी उन्हें मेरी निगरानी में छोड़ दिया जाए। चंद्र शर्मा ने कहा। क्या राह घाट पुल सब नष्ट कर दिए जाए? अमीर का अवरोध कैसे किया जाएगा? ये सब पाटन की राजनीति पर छोड़िए, मैं समुचित व्यवस्था कर लूंगा। कुमार समूची सम्मिलित सैन्य लेकर कल भोर ही में कूच कर दें। अमीर का विरोध अवरोध जो होना है प्रभास में ही हो। महाराज वल्लभदेव भी इसी क्षण पधार जाएं और मंत्रीश्वर विमल देव भी, समूची सुरक्षित सैन्य वे साथ ले जाएं। चंद्र शर्मा ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। और पाटन? पाटन की रक्षा के लिए 50 सैनिक यथेष्ट हैं। नागरिकों का निष्कासन अब बंद कर दिया जाए। यातायात के सारे साधनों पर इसी क्षण कुमार भीमदेव अधिकार कर लें। पाटन से प्रभास तक समूचे मार्ग पर सैनिक नियंत्रण कायम कर लिया जाए। 1 प्रहर दिन चढ़े बाद पाटन पर मेरी सत्ता स्थापित होगी। उस समय मेरे 50 सैनिकों के अतिरिक्त और सब कोई पाटन छोड़ दें। चंद्र शर्मा ने स्थिर स्वर में कहा। चंद्र शर्मा की बात किसी ने नहीं काटी। दामोदर ने कहा। अब सब कुछ निर्णय हो गया, सभा भंग हो। 1 प्रहर रात रहते सभा भंग हुई, परंतु इन राजपुरुषों में से विश्राम किसी ने नहीं किया। सभी अपनी अपनी योजना में जुट गए। सूर्योदय से प्रथम ही पाटन में कूच का नगाड़ा बज उठा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 53वें भाग वीरों के दल बादल को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।